Hello everyone, this is Pratima Chaswal and you are watching English Junction by Pratima Chaswal. आज का मेरा जो वीडियो है दैट इज अबाउट द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पार्ट थ्री एक्चुअली पार्ट वन जो बुक में दिया हुआ है उसके भी हमने क्योंकि दैट वाज अ वेरी लॉन्ग पोइम वी डिवाइडेड इट इन टू पार्ट्स उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था अब पार्ट थ्री एंड फोर पार्ट टू के ही दोनों पार्ट्स हैं or that I'm going to explain you in this poem. In the previous poem, actually we have seen things were looking good for the ship. बहुत अच्छा चल रहा था, everything was good. They were feeding the albatross. फिर एकदम अचानक ही ऐसा और weather was cold though एंड मिस्ट थी, ठंड थी बहुत ज़्यादा और आइसबर्ग्स थे रास्ते में लेकिन फिर भी इट वाज गुड। फिर भी एक अच्छा सा माहौल था और द मैरिनर्स वर हैप्पी। वो एक द albatross that bird came, they were calling, they were feeding, they were enjoying, they were playing with it, सब कुछ बढ़िया। that was in the first part। फिर बताते हैं लास्ट में कि टुवर्ड्स एंड वी सी दैट दिस एंशियंट मैरिनर ही wantonly मतलब ऐसे ही मन किया एंड ही किल्ड द बर्ड। जो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था वो इन द सेकेंड पार्ट नाउ द repercussions ऑफ दैट wanton kill। उन उसने जो मर्जी से जो उस इनोसेंट बर्ड को मारा उसके लिए उसके की क्या repercussions रहे, ठीक है। और इन दिस एवरीथिंग चेंज after he killed the albatross. So, in the second part of the poem, the poet starts with the poet, this ancient mariner's narration कि what happened later, उसके मारने के बाद क्या हुआ, and though he was guilt stricken too. The sun rose, the sun now rose upon the right, out of the sea came he. He यहाँ पर he is for the sun, sun के लिए ही है and स्टिल हिड इन मिस्ट। जो सन था क्योंकि काफी धुंध थी, मिस्ट थी एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी। तो वो जो सन है वापस सी में चला गया। द सन रोज अप एवरी डे फ्रॉम द लेफ्ट एज इफ इट कमिंग आउट ऑफ द सी। ये तो लगता ही था जैसे वो सी से निकल के आ रहा है। और उसके बाद मिस्ट काफी थिक थी, इतनी थिक थी द शिप कुडंट सी द सन, है ना। आउट ऑफ द सी केम इन स्टिल हिड इन द मिस्ट, मतलब शिप को सन नजर नहीं आ रहा था। तो कहीं the most important thing to notice in this stanza is that the mariner says the sun rose upon the right। अब the sun rose upon the right बोल रहा है mariner, तो the sun rose upon the right, this gives us a clear idea which direction the ship was traveling, to the north or northwest direction। so we get to know the ship was coming out of that Antarctic water एंड काफी चेंज दिखाते हैं। द सन रोज अप, अब पहले ठंड थी, मिस्ट थी, अब सूर्य निकल आया आउट ऑफ द सी। केम ही जो है ये सन के लिए यूज हुआ है और ही दिस इज पर्सोनिफिकेशन एंड मीन्स वेदर कंप्लीटली चेंज, द सन अपीयर्ड दो देयर वाज स्टिल थिक लेयर ऑफ मिस्ट इन द एयर, ठीक है। एंड पहले वाली सिचुएशन और अब की सिचुएशन में कंट्रास्ट है। पहले ठंड बहुत थी पर अब सूर्य निकल आया है। इट अर्लियर इट वाज फॉगी एंड मिस्टी एंड देयर वाज नो सन, बट नाउ द सन शोन, ओके, इट वाज शाइनिंग ब्राइटली। ये बात आपको समझनी है। सो दिस इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज and the good south wind still blew behind। अभी भी the good south wind was blowing, ठीक है। द फेवरेबल, गुड हियर इज फेवरेबल साउथ विंड विच वॉज कैरिंग द शिप आउट ऑफ द फ्रोजन वेस्ट लैंड। इट वॉज स्टिल ब्लोइंग बिहाइंड, अच्छी हवा चल रही थी और इट वॉज टेकिंग देम टू फ्रॉम दैट यू नो सी। एंड जो ये इट वॉज स्टिल ब्लोइंग बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो। लेकिन अब देखो यहाँ पर बर्ड हैज बीन कॉल्ड स्वीट। The ancient mariner killed the bird wantonly, wantonly।
मतलब ऐसे ही बिना बात के बिना कारण के मन किया और उसने मार दिया. बट नाउ ही सेज this sweet word shows two things. Number one, it shows that now he had realized that the sweet bird was a good omen for them because they had hailed it in the name of God as an angel, as the messenger of God, something like that. That is one thing. Other thing is this is the feeling of guilt. उसे अपने ऊपर ही बड़ा पछतावा हो रहा था और उसे उसे लगा कि मैंने मार दिया. आई किल्ड वॉन्टनली, ऐसे ही बिना कारण के. बट यस, इट वॉज अ स्वीट बर्ड. अब तो कोई वो पुअर बर्ड, स्वीट बर्ड, अब तो कोई नहीं आ रहा बर्ड. नॉर एनी डे फॉर फूड और प्ले. अर्लियर द बर्ड वुड कम फॉर फूड एंड प्ले एंड इट वुड लाइक they would enjoy, they would like it had a kind of connection with them. एक लगाव हो जाता था उसके साथ. came to the mariners hollow. Hollow means call. अब तो mariners जो थे, mariners एस के बाद apostrophe का मतलब है सारे mariners. जो वो sailors, सभी sailors थे, वो पहले बुलाया, कभी कोई बुला लेता था, कभी कोई बुला लेता था, और उनके बुलाने के बाद वो बर्ड आ जाता था एंड दे वुड फीड हिम. पर अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई नहीं आया, कोई बर्ड नहीं आया. तो somehow he has a feeling of guilt क्योंकि इट अर्लियर दे वर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग एंड कॉलिंग. कुछ लगता था कि यस देयर इज समथिंग दैट दे केम अक्रॉस. कोई वहां पे पहले तो कोई क्रीचर भी नजर नहीं आता था. एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग एंड इट वुड वर्क देम. ये दिस इज देम, ईएम इज देम, वो. अब ये वो का मतलब होता है सॉरो, दुख, ग्रेट अनहैप्पीनेस. वो कहते हैं मतलब I I is he the mariner, ancient mariner. I had done a hellish thing. He says कि उसने एक hellish thing की है. Hellish thing का hellish नर्क वाले, जिससे उसे नर्क जाना चाहिए. रीजन hellish thing करने का, क्योंकि मैंने ऐसे ही बेकसूर बर्ड को मार दिया. बिकॉज ही killed an innocent bird wantonly, बिना बात के, बिना किसी कारण के मन किया और मार दिया. And I is for the ancient mariner, had done a hellish thing and it would work them. Them is for the other sailors, जो दूसरे sailors हैं, them उनके लिए. अब उनको भी मैंने मारा क्योंकि he is a superstitious person also, कि वो एक ऐसा bird था जो God के, they hailed him in the name of God, वो भगवान का messenger था. तो it brought good omens to them. अब क्या हुआ, वो सब उनके लिए परेशानी लेके आएगा. फॉर ऑल एवर्ड, क्योंकि सभी, फॉर मीन्स बिकॉज, ऑल सभी, एवर्ड मीन्स उन्होंने मतलब बड़े ब्लेम देना शुरू कर दिया. सीधा कहना नहीं, एवर्ड इज सेड फर्मली, सभी ने कहा. आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, कि मैंने उस बर्ड को मारा है जिसकी वजह से कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा, एक अच्छी हवा चल रही थी. रेच, दे कॉल्ड मी रेच. दे कॉल्ड, क्योंकि मैंने ऐसे बर्ड को मारा, इनोसेंट बर्ड को मारा, हु हैड लाइक ब्रॉट गुड साउथ विंड, who was a symbol of good omen, and that had made the breeze to blow, और जिसकी वजह से the favorable breeze was blowing. Our wretch, said they, the bird to slay. Slay means kill. RH, that they say him wretch, बहुत गलत, बहुत घटिया इंसान, बहुत बुरा इंसान. क्यों? It is very bad to slay a bird that made the breeze to blow. सभी को लगा कि ऐसा, कि यही कारण है जिसकी वजह से वो इनोसेंट बर्ड मारा गया. इसने उस बर्ड को मारा जो कि हमारे लिए काफी अच्छा था, हमारे लिए फेवरेबल विंड वॉज ब्लोइंग बिकॉज ऑफ दैट. नॉर डिम नॉर रेड, like God's own head, the glorious sun upraised, nor dim nor red. ना तो ही, मतलब इसमें अब आप ये देखो कंप्लीट कंट्रास्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा, सॉरी, जो पहले वाली पार्ट से और अब. वी कैन सी लाइक टू, पहला फर्स्ट पार्ट दिखाता है कि बहुत ठंड है, इट इज मिस्टी, इट इज फ्रोजन, देयर इज आइस एवरीवेयर, आइसबर्ग्स एवरीवेयर. एंड नाउ
shining, sun shining brightly, like nor dim nor red. इसका मतलब है कि जो ना तो डिम ना ही ज्यादा रेड, इट वॉज ल्यूमिनस एंड ग्लोरियस सन, लाइक अ हेलो ऑफ द हेड ऑफ गॉड। जैसे वो जो जब हम किसी भी एक पवित्र आत्मा या किसी गॉड की अगर पिक्चर भी आपने देखी हो तो एक वहां पे ना एक लाइट सी उनके पीछे दिखाते हैं सर्कल, तो वो नॉर डिम नॉर रेड लाइक गॉड्स ओन हेड, मतलब एकदम बहुत अच्छा चमक रहा था। सन अच्छा चमकना शुरू हुआ। अब कंट्रास्ट क्या है, पहले काफी ठंड थी, इट वॉज मिस्टी एंड नाउ एंड कूल विंड वॉज, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड नाउ in contrast the sun is shining bright, sun was shining, upraised means rose up, चमकना शुरू हुआ ऊपर। देन ऑल एवर, देखो इससे पहले क्या बोल रहे थे वो, दे सेड फॉर्मली यू हैव किल्ड, यू डिड अ हेलिश थिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ अगेन दे ऑल एवर्ड आई हैड किल्ड द बर्ड दैट ब्रॉट द फॉग एंड मिस्ट, अच्छा हुआ मैंने मार दिया द बर्ड। कौन सा बर्ड, जो फॉग और मिस्ट लेके ही तो आया था, दैट वॉज नॉट गुड, नाउ इट्स फाइन, इट्स इट वॉज राइट, उन्होंने कहा बहुत ठीक किया तुमने। सेट दे सच बर्ड्स टू स्ले, ठीक है ऐसा बर्ड मार दिए जो कि हमारे लिए गलत था। अब वो उनके वर्डिक्ट्स कैसे चेंज होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली दे आर अपॉर्चुनिस्ट एंड फिक्कल माइंडेड, फिक्कल माइंडेड एंड अपॉर्चुनिस्ट, जैसे जैसे वक्त के साथ सिचुएशन के साथ अपने वर्डिक्ट बदल देते हैं, अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, ठीक है। एंड दिस एटीट्यूड ऑफ देयर्स शोज इमेच्योरिटी ऑफ देयर माइंड्स आल्सो, कि कैसे लोग हैं भाई, कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं, कोई अपनी सोच ही नहीं है, जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग। पहले ये बोलते हैं कि आपने गलत किया, अब बोलते नहीं बिल्कुल सही किया, उससे तो मिस्ट और स्नो ही आ रही है, फॉग एंड मिस्ट आती थी उससे। इट वॉज राइट सेड दे सच बर्ड्स टू स्ले दैट ब्रिंग द फॉग एंड मिस्ट, बहुत सही किया, फॉग एंड मिस्ट लाने वाले बर्ड को मार दिया, इट्स गुड। देन द फेयर ब्रीज ब्लू, अब फेयर हियर, फेयर मीन्स gentle wind, it started blowing, the white foam flew, white foam on the, जैसे ये फॉर्म बनी हुई है ना, झाग झाग सी बनी हुई है इसमें, तो ये फॉर्म, ठीक है। when the foam flew off the surface of the ocean, the furrow followed the furrow followed free। अब ये देखो, वैसे तो एफ 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच, I'll be doing later, this literary device is used in this, but now anyhow for is alliteration, the furrow followed free। अब फरो होता क्या है, वैसे तो एक लैंड में फरो ये होता है, जो ये एक लैंड को जब हम उसको उसमें मतलब वो अब उसके व्हेन वी रीप दिस, तो बोने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब एक बड़ी स्मूथ सा सरफेस है ओशन का और उसमें एक शिप चल रही है, तो वो पीछे पीछे एक अपने रिपल्स ऑफ वाटर, है ना, द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सी, दैट इज फोम, ये जो ये हैं बबल्स, और फरो द ट्रैक फॉर्म्ड बिहाइंड द शिप एज इट सेल्ड अहेड। अब जो ये ट्रैक बनता जा रहा है ना शिप के पीछे, यहाँ पर ये दोनों तरफ से पानी साइडों पे होता हुआ, तो एक वो ऐसे करके ही फरो सॉर्ट ऑफ जैसे लैंड में बनता है वैसे बन जाता है। और मीन्स सी वॉज काम एंड दिस फरो इज मेड। एंड अगर आप कभी शिप को सेल करते हुए देखोगे तो यू विल नोटिस कि छोटे 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 पानी के वो साइडों पे वो बनना शुरू, जैसे रिपल्स भी बनते हैं, ठीक है, और स्पेशली इन काम सीज। और ये ऐसे ही वो साइडों पे पानी हटता था, तो वो साइडों पे वो ऐसे लगता था जैसे कि फरो इज क्रिएटेड। We were the first that ever burst into the silent sea, he says। ऐसे लग रहा था कि जैसे we have passed into an unknown and uncharted waters, जिस पे कभी पहले कोई आया ही नहीं, unknown and uncharted waters, मतलब we were the first, हम लोग पहले लोग थे जो उस साइलेंट सी में पहुंचने वाले, ठीक है। डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीज, अब ग्रेजुअली क्या होना शुरू हुआ, हवा कम हो गई, द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, द सेल्स ड्रॉप्ड डाउन, डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीज, द सेल्स ड्रॉप्ड डाउन, फिर सेल्स भी दे आल्सो ड्रॉप्ड, so there was complete silence,
it was sad as sad could be. सब जगह उदासी, silence, and we did speak only to break the silence of the sea. It was a very sad situation and the eerie silence. जब ऐसा कुछ हो ना कि बड़ी अजीब सी बड़ी समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, तो eerie silence. It was eerie silence, and the eerie silence of the sea was broken by the and we did speak. इसका मतलब वो कब बोला करते, वो सिर्फ जस्ट एक चुप्पी को तोड़ने के लिए बोलते थे, बड़ी डरावनी सी भयंकर सी चुप्पी, भाई बात करो शायद मन चेंज हो जाए. So, and we did speak only to break the silence of the sea. So, a kind of like, there was inactivity, eerie silence, and absolute inactivity in the sea. So, this it's a kind of suspense for the sailors. उन्हें समय उनको ऐसा लग रहा था पता नहीं आगे क्या होगा, ये क्या हो गया, अभी तक तो अच्छा था, फिर उसके पहले बिल्कुल ठंड, फिर उसके बाद फिर वेदर चेंज हुआ, फिर हमें लगा सब अच्छा हुआ, फिर ये क्या हो गया. अब फिर से बिल्कुल ही हवा रुक गई, टोटली इनएक्टिव सिचुएशन. ओके, मतलब उनको सस्पेंस, फियर, अनसर्टेनिटी, डर, अ काइंड ऑफ दे वर फेसिंग. All in a hot and copper sky. अब तो गर्मी, hot and copper sky, too hot, too hot. The sky looked like heated copper. बुरी तरह गर्म. The bloody sun at noon. और sun बहुत, sun looked blood red. Bloody यहाँ पर blood red. बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा. Even at noon, it stood vertically above the mast. ठीक है, right up above the mast did stand. उसके बिल्कुल ऊपर, no bigger than the moon. It was blazing red, scorching heat. Blood red का मतलब ही बहुत ज्यादा गर्मी. And it was harsh, as harsh could have been, जितना harsh हो सकता था. And it was not big than, it looked like moon, it was not bigger than a moon. पर मास्ट होता क्या है, वैसे तो वी हैव ऑलरेडी डन मास्ट. मास्ट इज अ टॉल वुडन और मेटल पोल जो कि फ्लैग या शिप के सेल्स वगैरह के लिए खड़ी होती है, ठीक है ना, शिप के सेल्स जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, दैट इज मास्ट. सो all in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand. ऊपर सिर पे सिद्धि गर्मी, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी. एंड नो बिगर देन द मून, मतलब क्या इतना सफर, इतना, और ये सब उनको लग क्यों रहा था. ही वॉज गिल्ट स्टिकन, उसे समझ आ गया था, दिस वॉज बिकॉज ऑफ किलिंग एन इनसेंट बर्ड. killing an innocent bird who brought some good omens, but now maybe the spirit of that bird has been following. So this is all for part 3, and next stanza I'll be explaining in part 4. Please keep watching and keep giving me your feedback, and please like, share, and subscribe. This is end of part 3. Thank you very much.